ठीक है भाई, पेज नंबर 143 पे आखिरी में लिखा हुआ है आर्टिफिशियल सैटेलाइट। तो ये हमने ऐसे ही चलते फिरते तस्करा आपसे किया होगा कि दो तरह के सैटेलाइट होते हैं, एक आर्टिफिशियल और एक नेचुरल। ज़मीन का जो नेचुरल सैटेलाइट है वो क्या है? वो मून, चाँद। देखो तस्वीर बनी हुई है आपके पास पेज नंबर 143 पर। ज़मीन दिख रही है और साइड पे चाँद दिख रहा है घूमता हुआ। और दूसरी जो तस्वीर है उसमें आप ज़मीन देख रहे हैं और एक सैटेलाइट देख रहे हैं। ठीक है, ये सैटेलाइट ये सूरज से लेता है एनर्जी, यानी जब ये चल रहा होता है, घूम रहा होता है, तो एनर्जी कहाँ से ले रहा होता है? चलने के लिए तो ये ज़मीन की अट्रैक्शन की वजह से घूम रहा होता है, लेकिन उसके अंदर जो आले लगे हुए हैं, कैमरे लगे हुए हैं, कंप्यूटर लगे हुए हैं, उनको बिजली जो चाहिए वो बिजली उसे कहाँ से मिलती है? वो प्लेटें खोल लेता है। वो प्लेटें दरअसल क्या होती हैं? सोलर प्लेटें होती हैं। ये जो आपको दो हाथ दिख रहे हैं ना बड़े बड़े तस्वीर में, परिंदे की तरह लग रहा है ना ये, तो ये पर नहीं है इसके, ये क्या हैं? सोलर प्लेटें हैं। ये खुल जाती हैं और सूरज की रोशनी जब इस पर पड़ती है तो ये बिजली बनाता है, और बिजली बना के अंदर सैटेलाइट में जो कैमरे लगे हैं, जो कंप्यूटर्स मौजूद हैं, उनको ये ऑन रखता है। ठीक है, तो पेज नंबर 144 पे आ जाएं। नेचुरल सैटेलाइट और आर्टिफिशियल सैटेलाइट के दरमियान डिफरेंस दिए हैं दो। नेचुरल सैटेलाइट क्या होता है? द ऑब्जेक्ट विच रिवॉल्व्स अराउंड द प्लैनेट नेचुरली इज़ कॉल्ड नेचुरल सैटेलाइट। और आर्टिफिशियल सैटेलाइट क्या होता है? द ऑब्जेक्ट विच आर सेंट इनटू स्पेस, वो ऑब्जेक्ट जो स्पेस में भेजा जाता है बाय साइंटिस्ट के ज़रिए, टू रिवॉल्व अराउंड द अर्थ, जो अर्थ के गिर्द घूमता है, और अदर प्लैनेट्स या किसी और प्लैनेट के गिर्द घूमता है, आर कॉल्ड आर्टिफिशियल सैटेलाइट। उसे क्या बोलते हैं? अच्छा, जैसे इसकी एग्जांपल क्या है नेचुरल की? इन्होंने दिया है मून इज़ अ नेचुरल सैटेलाइट बिकॉज इट रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ नेचुरली। और एग्जांपल क्या है? स्पुतनिक 1, एक्सप्लोरर 1 आर द अमंगस्ट द आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स। बहुत सारे सैटेलाइट हैं, उसमें से दो के नाम दे दिए। स्पुतनिक ये रशिया ने छोड़ा हुआ है, और एक्सप्लोरर ये अमेरिका ने छोड़ा हुआ है। ठीक है, नीचे लिखा पर्पज़ क्या हैं, किस पर्पज़ के तहत बेचा जाता है? फॉर कम्युनिकेशन के लिए, फॉर मेकिंग स्टार मैप्स, ये यहाँ भी देखता है, उस तरफ भी देखता है, ज़मीन की तरफ भी देख रहा है, और तो वहाँ स्टार्स के मैप बनाने के लिए भेजा जाता है। फॉर मेकिंग मैप्स ऑफ प्लानिटरी सरफेस, ऊपर से तस्वीरें खींच के मैप बनाता है। अब ये जो गूगल मैप है, गूगल अर्थ आप देखें, पूरी ज़मीन आपको नज़र आ जाती है। तो ये सारी तस्वीरें किसने खींच के भेजी थी? सैटेलाइट ने। फॉर कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन अबाउट वेदर, मौसम की सूरत हाल बताने के लिए सैटेलाइट भेजे जाते हैं। फॉर टेकिंग पिक्चर्स ऑफ प्लैनेट्स, और प्लैनेट्स की डिफरेंट जगहों की तस्वीरें खींचने के लिए भेजे जाते हैं। अच्छा जी, आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स हैव बीन लॉन्च्ड इनटू डिफरेंट ऑर्बिट अराउंड द अर्थ। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्बिट लाइक। अच्छा, ज़मीन के ऑर्बिट भी मुख्तलिफ हैं। पहला ऑर्बिट कम्युनिकेशन के लिए, दूसरा ऑर्बिट, क्या मतलब हुआ ऑर्बिट का? अब जैसे ये मैंने लास्ट टाइम आपको मिसाल दी थी कि ये ज़मीन है, यहाँ से आप अगर चीज़ फेंकोगे तो यहाँ गिरेगी, थोड़ा और ऊपर से फेंकोगे तो यहाँ गिरेगी, थोड़ा ऊपर फेंकोगे तो यहाँ गिरेगी, थोड़ा और ऊपर फेंकोगे तो यहाँ गिरेगी। ऐसे ही है ना, थोड़ा और ऊपर फेंकेंगे तो यहाँ गिरेगी आके, थोड़ा और ऊपर फेंकेंगे तो क्या होगा? फिर वो गिरेगी नहीं, बल्कि वो घूमना शुरू कर देगी, ऐसे घूमती रहेगी। तो अब ये एक पहला ऑर्बिट हो गया। अगर इसे थोड़ा सा और ऊपर फेंका जाए तो अब ये यहाँ पर घूमेगा, ये एक दूसरा ऑर्बिट हो गया। समझ में आ रही बात आपको? तो अब लोगों ने तय कर लिया कि ये ऑर्बिट किसके लिए मखसूस है, ये ऑर्बिट किसके लिए मखसूस है, ये वाला ऑर्बिट किसके लिए मखसूस है। ठीक है, इस तरह से तो डिफरेंट जगहें जो है वो मुतय्यन कर ली गई हैं। ये ऑर्बिट्स कितने किस्म के हैं ये लिखा है यहाँ पे।
फॉर कम्युनिकेशन, एक ऑर्बिट में जो सैटेलाइट भेजे जा रहे हैं वो किसके लिए, कम्युनिकेशन के लिए। लो अर्थ ऑर्बिट्स, अर्थ का सबसे निचला ऑर्बिट पहला वाला, सही, ये भी एक ऑर्बिट है। जियो स्टेशनरी ऑर्बिट, ये भी एक ऑर्बिट का नाम है। और एलिप्टिकल ऑर्बिट। जियो स्टेशनरी ऑर्बिट का मतलब ये है कि वो ऑर्बिट जहाँ पर आप जब सैटेलाइट भेजोगे तो ज़मीन के घूमने के साथ साथ वो एक ही सतह पे रहेगा, यानी आपने अपने मुल्क के ऊपर छोड़ा है, ज़मीन घूम रही है, वो भी आपके ज़मीन के घूमने के साथ साथ घूम रहा होगा। 24 घंटे में ज़मीन एक चक्कर मुकम्मल करती है, वो ऑर्बिट भी 24 घंटे में एक चक्कर मुकम्मल करेगा, तो उसको कहते हैं जियो स्टेशनरी ऑर्बिट। और एलिप्टिकल ऑर्बिट, ये भी ऑर्बिट हैं, ठीक है। ये आप पढ़िएगा, आपको समझ में आ जाएगा। अगला टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इन द मोशन ऑफ सैटेलाइट। जब सैटेलाइट मूव करता है, ठीक है, तो उस पर भी न्यूटन का ग्रेविटेशन का कानून लग रहा होता है। यानी जब कोई सैटेलाइट आपने फेंका है और वो घूम रहा है ज़मीन के गिर्द, तो इसके ऊपर भी आप ग्रेविटेशन लॉ लगाते हैं। कैसे लगाते हैं अब हम लगाने जा रहे हैं। ठीक है, इसको कैसे हम स्टडी करेंगे ये हम देखने जा रहे हैं। तो जनाब अली ये मैं मिटाता हूँ। अगला टॉपिक हम डिस्कस करेंगे, जो सैटेलाइट हम भेजते हैं ज़मीन के ऑर्बिट में, उस सैटेलाइट की वेलोसिटी क्या होती है, वो किस वेलोसिटी से घूम रहा होता है, ये हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, तो फ़र्ज़ कीजिए ये हमारी ज़मीन है, इसको यहाँ बनाता हूँ मैं, ये हमारी ज़मीन है और इससे हमने यहाँ एक सैटेलाइट भेजा है जो ऐसे घूम रहा है। तो सरफेस से यहाँ तक का फासला h है और ये ज़मीन का रेडियस r है। हमने ऐसे छोड़ा था और ये ऐसे अब घूमना शुरू हो गया। तो ये सरफेस से जितनी ऊंचाई पे घूम रहा है, ये ऊंचाई कितनी है h, और ये जो डिस्टेंस है रेडियस का ये क्या है r। तो असल में सेंटर से वो कितनी दूर है, r प्लस h की दूरी पर है। ये जो सैटेलाइट है इसका जो मास है इसको हम स्मॉल m से ज़ाहिर कर रहे हैं और ज़मीन जो है इसका मास को हम कैपिटल M से ज़ाहिर कर रहे हैं। ये बात क्लियर हो गई। जब ये घूम रहा होता है ना दायरे के अंदर, तो आपको याद होगा हमने एक चैप्टर पढ़ा था जिसमें बताया था सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होती है। जब कोई ऑब्जेक्ट दायरे में घूमता है तो सेंटर की जानिब से एक फ़ोर्स लगती है जो उसको दायरे में घूमने पर मजबूर करती है। ठीक है, उस फोर्स को आप क्या कहते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो अगर ये देखा जाए कि ये जो ऑब्जेक्ट है ये दायरे में घूम रहा है, दायरे से बाहर नहीं निकल रहा, तो इसका मतलब ज़मीन की जानिब से एक फ़ोर्स लग रही है जो इसको दायरे में घूमने पर मजबूर कर रही है। सही है, तो वो कौन सी फ़ोर्स होगी, सेंट्रीपिटल फोर्स होगी। ठीक है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स किसके बराबर होती है, आपको याद होगा हमने लास्ट टाइम पढ़ा था। सेंट्रीपिटल फोर्स बराबर होती है असल में तो न्यूटन का दूसरा कानून चल रहा है ma, और एक्सेलरेशन कौन सा होगा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। हम जानते हैं m ऐसे लिखा, और ये जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है ये होता है v²/r। v²/ ये कौन सी फोर्स है, सेंट्रीपिटल फोर्स। ये बात समझ में आ गई। अच्छा, ये जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस r, ये इस वक्त r नहीं है बल्कि क्या है, r प्लस h है। तो हम यहाँ लिख रहे हैं कि जो r है वो दरअसल किसके बराबर है, r प्लस h के। लिहाजा अब जो सेंट्रीपिटल फोर्स होगी वो बराबर होगी किसके, m v² इस r की जगह पर r प्लस h। ये बात समझ में आ गई आपको। ठीक है, अच्छे से समझ लीजिए। जब आपने सैटेलाइट छोड़ा यहाँ पर, वो AC था ना, AC का मतलब सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, वो किसके बराबर होता है, v²/r के। आप भूल गए मेरा ख्याल है, इसे दोबारा से आप पढ़ेंगे। तो जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है वो बराबर होता है v²/r।
v क्या है, इसकी वेलोसिटी, जिस वेलोसिटी से ये घूम रहा है, जिस वेलोसिटी से ये घूम रहा है इसको क्या बोलते हैं, v। और ये जो m मैंने लिखा है ये दरअसल इसका मास है, जितने किलो का आपने भेजा है, और ये इसकी वेलोसिटी है, और ये इसका ज़मीन के सेंटर से यहाँ तक का फासला है r इंटू एच। तो सिंपल फार्मूला होता है Fc बराबर है m AC, मास ऐसे लिखा है, AC की जगह क्या लिखते हैं, v² अपान, जबकि हमने गौर किया इस पर तो r इसका जो है वो किसके बराबर है, r प्लस एच के बराबर है, लिहाजा r को हटा के उसकी जगह क्या लिख दिया, r प्लस एच। ये एक इक्वेशन मैंने बना ली, किसकी बेसिस पर बनी है ये, सेंट्रीपिटल फोर्स। यहाँ तक समझ में आ गई बात। अच्छा, अब हम आते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स पर। ग्रेविटेशनल फोर्स न्यूटन के दूसरे कानून के मुताबिक ये दो ऑब्जेक्ट हैं, इसका भी मास m है, इसका मास m है, इनके दरमियान क्या पाई जाएगी, ग्रेविटेशन की फ़ोर्स पाई जाएगी। वो फोर्स किसके बराबर होती है, मैं इसको यहाँ जाहिर कर रहा हूँ g से, वो होता है कैपिटल G, ज़मीन का मास, ऑब्जेक्ट का मास डिवाइडेड बाय दोनों के दरमियान फासले का स्क्वायर। तो दोनों में के दरमियान फासला कितना है, r प्लस एच, इसका स्क्वायर। ये समझ में आ गई बात, सही है। ग्रेविटेशन फोर्स हमने पढ़ा था, दोनों के मास को मल्टीप्लाई करते हैं और उनके दरमियान डिस्टेंस के स्क्वायर से डिवाइड करते हैं और ये कांस्टेंट g लगाते हैं। तो ये ग्रेविटेशन फोर्स हो गई, इसको हम नाम दे दें इक्वेशन नंबर 2 का। ये बात क्लियर हो गई। एक सैटेलाइट भेजा है, वो सैटेलाइट ज़मीन के गिर्द घूम रहा है। जब वो ज़मीन के गिर्द घूम रहा है तो उसके घूमने की क्या वजह है, हमारे सामने उसकी दो वजूहात आई। एक वजह ये है कि ज़मीन उसको अपने दायरे में घुमा रही है, तो उस पर कौन सी फ़ोर्स लग रही है, सेंट्रीपिटल फोर्स, वो हमने निकाल ली। दूसरी वजह हमने कहाँ से ढूंढी, ज़मीन हर चीज़ को अपनी तरफ खींच रही है, दोनों के दरमियान ग्रेविटेशन की फ़ोर्स है, तो दूसरी वजह हमने ये निकाल ली। ये दोनों फोर्सेस एक ही चीज़ के दो नाम हैं अलग अलग। ग्रेविटेशन फोर्स भी क्या है, जो उसको अपनी तरफ खींच रही है, और सेंट्रीपिटल फोर्स भी क्या है, जो उसकी अपनी तरफ खींच रही है। तो ये दोनों फोर्सेस दरअसल एक ही बात को, एक ही चीज़ को दो तरीक़े से बयान करना है। लिहाजा हम क्या कह रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो और जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो दोनों आपस में क्या हैं, बराबर हैं। ठीक है, तो ये वाली फोर्स का फार्मूला क्या निकला था, mv² अपॉन r प्लस एच, और इस वाली फोर्स का फार्मूला क्या निकला था, कैपिटल G, कैपिटल M, स्मॉल m अपॉन r प्लस एच का होल स्क्वायर। यहाँ तक समझ में आ गई बात। ये वाले m से ये वाला m कट गया, यहाँ से क्या बचा, v²। अच्छा, ये जो नीचे वाली रकम है इसको मैं ले जाके ये डिवाइड कर रही है, वहाँ जाकर क्या करेगी, मल्टीप्लाई करेगी, किसको, r प्लस एच, ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करेगी। नीचे वाली चीज़ ऐसी आ गई, r प्लस एच का होल स्क्वायर। ये पावर 2 है, ये पावर 1 है, एक से एक कट गया, तो v² किसके बराबर आ गया, कैपिटल G कैपिटल M अपॉन r प्लस एच। इस स्क्वायर को वहाँ ले जाओ, तो वेलोसिटी किसके बराबर होगी, कैपिटल G कैपिटल M r प्लस एच। स्क्वायर वहाँ जाके किस में कन्वर्ट हो गया। ये फार्मूला किसको शो करता है, वो जो सैटेलाइट आपने भेजा था उसकी वेलोसिटी को शो करता है, उसकी क्या वेलोसिटी है। ठीक है, यहाँ तक उतारें, आगे हम देखते हैं इसको। तो ये जो फार्मूला निकला है, v बराबर है कैपिटल G कैपिटल M r और प्लस h। ठीक है, ये v क्या है, किसकी वेलोसिटी, इस सैटेलाइट की। देखें, अगर इस सैटेलाइट की वेलोसिटी कम हुई तो ये यहीं गिर सकता है ऐसे करके। इस सैटेलाइट की वेलोसिटी इतनी होनी चाहिए कि ये यहाँ कहीं ना गिर जाए आके। यानी सैटेलाइट जब चल रहा हो
तो अगर उसकी वेलोसिटी कम होगी तो क्या होगा, वो निकलेगा तो ऐसे करके आगे, लेकिन गिरेगा कहाँ पर, ज़मीन पर। इसकी सैटेलाइट की वेलोसिटी इतनी होनी चाहिए कि ये ज़मीन पर गिरने के बजाय ज़मीन के गिर्द घूमने लग जाए। तो आप क्या करेंगे, जी की जगह जी की वैल्यू, एम की जगह एम की वैल्यू, आर की जगह वो रेडियस ये वाला ज़मीन का, और एच की जगह पर ये वाली बुलंदी का फासला, ये रख कर जब वैल्यू निकालते हैं तो आपके पास आ जाती है वी की वैल्यू। समझ में आ रही बात आपको? इस वैल्यू को मेंटेन करना, सैटेलाइट जब वहाँ पहुँचे तो उसकी वेलोसिटी ये हो। असल में जब सैटेलाइट वहाँ पहुँचता है ना तो उसकी वेलोसिटी तो हो जाती है ज़ीरो, क्योंकि वो ऐसे यूँ जाएगा और जाके अब रुकेगा, रुक के फिर वापस पलटेगा। सही है। अब मसला ये है कि आपने उसको कहाँ तक भेजना है। अगर उसको आपने कहाँ तक भेजना है, अगर यहीं तक भेजा तो यहीं गिर जाएगा, यहाँ तक भेजा तो यहीं गिर जाएगा। इसका मतलब है आप जिस वेलोसिटी से उसको फेंक रहे हो ना, ये दरअसल वही वेलोसिटी है जिसकी वजह से इसको यहाँ तक जाना है। तो इस फार्मूले से दरअसल हम क्या निकालते हैं, फेंकने वाली वेलोसिटी, कि किस वेलोसिटी से उसे फेंका जाए। समझ में आ रही बात आपको? मिसाल के तौर पर मैं आपको बोलूँ चाक फेंकें, आप जिस वेलोसिटी से आपके हाथ से निकलेगी थोड़ी दूर तक जाएगी, हम बोले नहीं इसको और दूर तक पहुंचाना है, तो अब क्या करेंगे, आप ज़्यादा वेलोसिटी से फेंकेंगे। बोले नहीं इसको और दूर तक पहुंचाना है, फिर आप क्या करेंगे, और ज़्यादा वेलोसिटी से फेंकेंगे। सही है। तो जितनी ज़्यादा वेलोसिटी से आप इसे फेंकते हैं, किस वेलोसिटी से फेंका जाए। देखो, एक फेंकना होता है और एक ले जाना होता है। फेंकना जो है ना वो ऐसे जैसे तोप का गोला फेंका, और ले जाना वो है जो रॉकेट लेके जाएगा। जब रॉकेट निकलेगा तो उसकी वेलोसिटी तो ज़ीरो होगी शुरू में, फिर वो आहिस्ता आहिस्ता स्पीड पकड़ेगा, वहाँ तक पहुँच के उस सैटेलाइट को क्या करेगा, वो छोड़ देगा। अब वो सैटेलाइट जब गिरेगा वहाँ से नीचे की तरफ तो वो दरअसल ज़मीन के गिर्द घूमेगा। तो इंसान ने सबसे पहले रॉकेट फेंकने के बजाय तोप के गोले की तरह चीज़ें फेंकी हैं कि भाई इतनी स्पीड से उसको फेंका जाए कि वो कहाँ तक पहुँच जाए, उस मुकाम तक पहुँच जाए जहाँ पर उसकी वेलोसिटी इसके बराबर हो, या नीचे से फेंकने वाले की वेलोसिटी का अंदाज़ा हम इस फार्मूले के ज़रिए कर रहे होते हैं। इसमें वी जी कांस्टेंट है, एम कांस्टेंट है, आर कांस्टेंट है, ये क्या है, एच। हमें एच अगर पता चल जाए तो इसमें वैल्यूज़ पुट करके हम क्या कर सकते हैं। एक बात और, दूसरी इम्पॉर्टेंट बात जो यहाँ पर है वो ये है कि ये जो एम से एम कटा है, ये बड़ी अहमियत का हामिल है। एम से एम कटने से क्या मुराद है, सैटेलाइट का जो मास है वो तो कट गया। इसका मतलब ये है कि जब आप सैटेलाइट को ऑर्बिट में भेजते हैं तो सैटेलाइट का मास, उसकी अहमियत नहीं होती। मास की बुनियाद पर वो फैसला नहीं करता कि मैं कितनी तेज़ी से गिरूंगा। मास चाहे छोटा भेज दें, चाहे बहुत बड़ा भेज दें, चाहे बहुत वज़नी भेज दें, मास का उसकी वेलोसिटी के ऊपर कोई असर नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि मास ड्यूरिंग द प्रोसेस कैंसिल हो गया है। इसका मतलब ये है कि सैटेलाइट जब ऑर्बिट में घूमता है जिस वेलोसिटी से, वो मास इंडिपेंडेंट होती है। छोटा सैटेलाइट भेजा है और उसके मुकाबले में बड़ा सैटेलाइट भेजा है, आपके ख़्याल में उसके मास की वजह से क्या उसकी स्पीड पे फ़र्क पड़ेगा? मास की वजह से स्पीड पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसलिए कि हमने जब सारे प्रोसेस को देखा तो पता चला जो मास होता है वो एक दूसरे से कैंसिल हो जाता है। चाहे छोटा सैटेलाइट भेजें चाहे बड़ा सैटेलाइट भेजें, दोनों की जो स्पीड होगी घूमने की वो एक जैसी होगी। ठीक है, मास का उससे कोई ताल्लुक़ नहीं है। बस इतना पढ़ेंगे आज।